एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं उसको? नरेशन। ये टॉपिक है हमारा नरेशन, और इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्चुअली ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये टॉपिक इंग्लिश इंग्लिश में जो ग्रामर में पूछा जाता है क्लास 8th, 9th और 10th में तो पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ ये अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो चाहे किसी एसएससी के लिए कर रहा है, एसएससी में चाहे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर सिलेक्शन पोस्ट के लिए, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, इवन कि सीपीओ वगैरह के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। एक्चुअल में मैं ये अब जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का, इसमें ये कंप्लीट ग्रामर में कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन डिटेल। और सबसे अच्छी बात ये होगी, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी को जो बिल्कुल ये मान लीजिए कि जिसको कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में और जस्ट उसको रीड करना आता है, रीडिंग आती है, तो वो बच्चा भी इंग्लिश बोलना भी सीख जाएगा और इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल भी आ जाएंगे। उसको काफ़ी सेंटेंसेस में पैराग्राफ लिखना, एस्से लिखना रहा है और यू कैन से कि लेटर वगैरह लिखना, सब कुछ सीख जाएगा धीरे धीरे। और साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। तो इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है, जैसे मैंने नाम बता दिया है इसका कि टॉपिक का नाम है नरेशन। इसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं और रिपोर्टिंग भी कहते हैं। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि कुछ जनरल रूल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में पहले हमें जनरल रूल्स समझने चाहिए कि इसके जनरल रूल्स क्या हैं इसको करने के लिए। तो जनरल रूल्स में हम ये देखेंगे कि अगर हमारा दो तरीके की चीज़ होती है एक्चुअल में इसमें, अगर हम देखें तो एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। रिपोर्ट किया जाता है, कोई जो बात होती है उसको किसी हम थर्ड पर्सन को या किसी और को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम एक रिपोर्टिंग भी होता है। इसको रिपोर्टिंग भी कहते हैं। तो जब रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के टाइम पर और जब ये कोई बात कही जाती है उसमें एक टाइम डिफरेंस आ जाता है, टाइम गैप आ जाता है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए कुछ वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे उसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि जो हमारे कुछ जनरल रूल्स हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। स्पेसिफिक रूल्स मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ पहले वो जनरल रूल्स बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स अलग अलग टाइप से यूज़ होंगे। उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि जनरल रूल्स क्या हैं। जनरल रूल्स ये है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा डायरेक्ट और दूसरा लिखा है यहाँ पर इनडायरेक्ट। एक्चुअल में अभी इस सेंटेंस का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके मतलब डायरेक्ट तो लिखा ही है, इनडायरेक्ट भी करके बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं जैसे इसमें क्या होता है कि दिस होता है तो दिस को हम दिस को चेंज कर देते हैं दैट में। और काफ़ी स्टूडेंट को आता भी होगा, जिसने किया है थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आता ही होगा। दीज होता है तो दीज को हम चेंज कर देते हैं दोज में। हेयर चेंज हो जाता है हमारा देयर में, और कम को चेंज कर देते हैं हम गो में। टुडे का हो जाता है दैट डे। टू नाइट को हम चेंज कर देते हैं दैट नाइट में। टुमारो कोई चेंज करते हैं हम द नेक्स्ट डे, या फिर हम चेंज कर देते हैं इसको द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को चेंज कर देते हैं द प्रीवियस डे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक अगर आए तो द फॉलोइंग वीक। नाउ को चेंज कर देते हैं देन में, और लास्ट नाइट को हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस नाइट में। इस तरीके से ये कुछ जनरल रूल्स हैं, ये हर बार ही हमारे यूज़ होंगे। जब भी हम मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हर बार हमारे ये रूल्स चेंज, मतलब ये जनरल रूल है, ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी की जो और चीज़ें होती हैं उनमें चेंज आता रहेगा, देखेंगे वो क्या क्या चेंज आता रहेगा। इसको करने से पहले हमें सबसे पहले हमें एक प्रोनाउन की टेबल हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर हमें ये बातें पता होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसलिए एक टेबल है, प्रोनाउन की एक टेबल है जो हमें बहुत ज़रूरी है याद करनी। ठीक है, और ये हमें याद होनी ही चाहिए, फिंगर टिप्स पर हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। जो टेबल है, मैं प्रोनाउन की जो टेबल बता रहा हूँ, तो इसमें हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पर्सन, यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव और ये पॉजेसिव। एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस है और ये पॉजेसिव केस है। ठीक है, तो इधर मैंने लिखा हुआ है ये पर्सन। पर्सन में हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ इस टाइम पर, तो मैं क्या हुआ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, और आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप मेरे लिए क्या हुआ सेकंड पर्सन। तो मैं आपके लिए यू वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन में हमारा यू हो जाता है।
और फर्स्ट पर्सन में के जो स्पीकर है सामने वाला होता है तो वो जनरली क्या यूज़ करेगा, आई या फिर वी यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन मतलब ये होता है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आपको समझ में आ गया। सेकंड पर्सन का थर्ड पर्सन में ये होता है जो पर्सन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं इट मीन्स कि वो थर्ड पर्सन है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जैसे ही, हिम, हिज, और क्या कह सकते हैं हम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। तो ये हमें कुछ याद करने होंगे, ये प्रोनाउन की टेबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि एक हमें रूल समझना होगा SON का रूल होता है इसमें, और उसके नीचे मैंने लिखा है 1 2 3। SON और 1 2 3 से क्या मतलब है ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्टिव, S का मतलब है सब्जेक्टिव, O का मतलब है ऑब्जेक्टिव, और N का मतलब है यहाँ पर होता है हमारा नो चेंज। अब इसका क्या मतलब हुआ, और 1 का मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब होगा सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होगा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन से हमारा मतलब है कि आई, मी, माई, वी, अस, आवर, इसमें से कुछ भी आएगा तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पर्सन, जो हमने 2 लिखा है, 2 का मतलब है कि सेकंड पर्सन, यू, योर, अगर इनमें से कुछ भी आता है तो ये हमारा सेकंड पर्सन में काउंट होगा। और 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मतलब कि थर्ड पर्सन में हमारे ये आएंगे ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। ये जो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रूल ये जो हमने लिखा हुआ है SON और 1 2 3, इसका क्या मतलब है एक्चुअल में, अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन आता है तो उसमें नो चेंज होता है, मतलब थर्ड N फॉर नो चेंज, मतलब कि कोई चेंज नहीं होता है। अब इसको समझते हैं क्या है एक्चुअल में। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अभी मैं जस्ट बेसिक के लिए बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के लिए, चीज़ें क्लियरिटी करने के लिए बता रहा हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट में क्या लिखा है, शी सेड टू मी। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एक कॉमा, और ये है इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन है एक्चुअल में। ये जो होता है इसको हम, ये जो इतना पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ब रिपोर्ट करने के काम आती है, ठीक है। और जो ये कोटेशन के अंदर होता है कि ये जो हमने डबल कोमा लगाया हुआ है, इसके अंदर की जो भी स्पीच होती है, इसका मतलब ये स्पीच किसी और ने कही है, उसको हमने कोट कर दिया, एज इट इज़ लिख दिया है, जैसा उसने बोला वैसा हमने लिख दिया। तो ये जो पार्ट होता है हमारा, कोमा के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक्चुअल में ये रिपोर्ट जो स्पीच है जो हमने रिपोर्ट की है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। एक्चुअल में इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ें और समझनी होगी कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं, एक्चुअल में वर्ब का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा थोड़ा सा कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो वर्ब्स की आपको अगर देखें तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है। बाद में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में भी, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। वर्ब में अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर वर्ब ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक वर्ब है से, इसकी सेकंड फॉर्म है सेड, और थर्ड फॉर्म भी है सेड, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती है, ये हमें बहुत कुछ बताती है और हमारे काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं। अगर हमारा क्या होता है कि नॉर्मल चीज़ें हमें समझनी है, अगर से लिखा है तो से को हम से रहने देंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। अभी जनरल वे में बता रहा हूँ। सेज लिखा है तो सेज रहने देंगे, सेड लिखा है तो सेड रहने देंगे। लेकिन अगर से के बाद टू लग जाए, से टू, से के बाद टू लग जाए तो वो टेल में चेंज हो जाएगा। और सेज टू, अगर सेज के बाद टू लग जाए तो वो टेल्स में, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है तो यहाँ पर भी हमें एस लगाना होगा। सेड टू जो होगा वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और कोमा, और ये जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है, इसको जब हम हटाएंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको ये जगह पर हम यूज़ करेंगे दैट। अभी ये सिंपल सेंटेंसेस की हम बात करें जिसमें स्टेटमेंट्स कहते हैं। हम इसमें स्टेटमेंट्स में 2 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं, एफर्मेटिव और यू कैन से एजर्टिव सेंटेंसेस, और दूसरा जो पार्ट होता है इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट होता है। ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले समझते हैं कि हमने ये समझ लिया कि ये डायरेक्ट स्पीच लिखी है। किसी ने जैसे बोला, उसने क्या कहा, शी सेड टू मी, मतलब कि उसने मुझसे कहा क्या, आई कैन लर्न इंग्लिश। तो किसी ने मुझसे कहा, मतलब उसने मुझसे कहा आई कैन लर्न इंग्लिश, तो ये तो उसी के वर्ड हो गए। अब मैं यही बात किसी और को रिपोर्ट करता हूँ, किसी और पर्सन को रिपोर्ट करता हूँ, तो फिर मैं ऐसे नहीं बोल सकता
शी सेड टू मी आई कैन लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं इसका एक बार समझते हैं, और इसको इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि जो हमारा शुरू में होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, और ये हमारी वर्ब होती है, और वर्ब टू के बाद जो होगा ये हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और किसी भी सेंटेंस के ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई सेंटेंस अगर हमें बनाना है, जनरली अगर हमें पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ईजिली सेंटेंस हम अपने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है शी, तो शी को हम इसी तरीके से लिख देंगे, शी सेड टू। जैसे मैंने देखा था, मैंने अभी बताया था कि अगर इनमें से कुछ आता है, से वगैरह आता है, तो चेंज नहीं करते, लेकिन अगर इसके बाद टू लग जाए, जैसे मैंने लिखा था से टू, उसको हमने टेल में चेंज कर दिया था, सेज टू को टेल्स में कर दिया था, और सेड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिखा है वो ये है सेड टू, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो ये हो जाएगा हमारा टोल्ड। शी टोल्ड, फिर सेड टू तक तो हमने चेंज कर लिया, उसके बाद आ जाएगा मी, शी टोल्ड मी। अब यहाँ पर हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए तो हमें अवेयर हो जाने की ज़रूरत है, समझने के लिए बहुत अच्छे से यहीं पर आते, यहीं से हमारा जो होता है असली काम शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पे मैंने अभी बताया कि उसकी जगह हम यूज़ करते हैं दैट, तो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं दैट। ठीक है, अब जैसे ये बात यहाँ पर शुरू हुई, जैसे हम ये कोटेशन वाली बात आ जाती है, इसके आते ही हमें थोड़ा सा अवेयर होना है। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या लिखा है, आई, पहला लिखा है आई कैन लर्न इंग्लिश, ये लिखा हुआ है। तो आई अगर हम देखें, तो अगर मैं पर्सन के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो आई कौन सा पर्सन है, हमें ये समझना होगा। आई को अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है, किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन के भी कौन से केस में आता है, सब्जेक्टिव। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये सब्जेक्टिव की पूरी फैमिली है, ये पूरी ऑब्जेक्टिव की फैमिली है, और ये पॉजेसिव की फैमिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें से सब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्टिव के प्लेस पर सब्जेक्टिव ही कुछ आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव के प्लेस पर ऑब्जेक्टिव ही कुछ आ सकता है। किस तरीके से चेंज होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको इस बात से समझते हैं कि मान लो कि ये पूरी फैमिली सब्जेक्टिव की है, इनमें से अगर कोई एब्सेंट है तो इनके प्रेजेंस में इनकी जगह पे कोई और आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव वाला इसके प्लेस पर सब्जेक्टिव के प्लेस पर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव का है कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव की फैमिली समझ लेते हैं कि, और इसमें से अगर कोई एब्सेंट होता है तो इसमें से कोई भी इसके प्लेस पर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पड़ोस का कोई इसकी जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्टिव वाला इसकी जगह पर नहीं आ सकता और ऑब्जेक्टिव वाला इसकी जगह पर नहीं आ सकता, ये हमें समझना है। ऐसे ही बात होती है पॉजेसिव की, तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 फैमिलीज है, एक है सब्जेक्टिव की, एक ऑब्जेक्टिव की और एक पॉजेसिव की। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो उनके प्लेस पर उसी की फैमिली का कोई ना कोई और मेंबर आ जाएगा उसके प्लेस पर, उसकी कमी को पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि उसका पड़ोसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने चेंज किया। अब हमें यहाँ पर वापसी से आते हैं उसी टॉपिक पर कि हमें मिलता है आई। तो आई हमें जैसे नज़र आया तो हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन का पार्ट है। आई किसका पार्ट है, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर बताया ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये जो आई है हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, शी, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में हो जाएगा। तो देखो एक ही फैमिली के, अभी मान लो फॉर एग्जांपल कि आई नहीं है, आई की जगह पर क्या आ जाएगा, शी। तो रिपोर्टिंग में हम यहाँ लिख देंगे शी। और कैन का हम चेंज कर देते हैं कुड, कैन को चेंज कर देते हैं कुड लर्न इंग्लिश। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो हमारा पार्ट था ये डायरेक्ट था। अब जो ये मैंने नीचे चेंज कर दिया ये हमारा इनडायरेक्ट का पार्ट हो गया। तो क्या पहले यहाँ था शी सेड टू मी आई कैन लर्न इंग्लिश। अब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ किसी और पर्सन को, तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, शी टोल्ड मी, मतलब कि उसने मुझे बताया दैट शी कुड लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख सकती है। अब यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो हमारे नियरेस्ट वाले वर्ड होते हैं, जो पास की बातों को शो करने वाले होते हैं, उनको हम दूर वाली बातों में चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एक टाइम गैप आ जाता है। अगर किसी ने मुझसे ये बात कही थी, अब मैं ये बात किसी और को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसी के बीच में हमारा एक टाइम डिफरेंस आ जाता है। उसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी ये जनरल रूल्स के कुछ वर्ड्स बताए थे, इनका भी यूज़ करते हैं। कुछ टेंसेस में भी चेंज आता है, मोडाल्स में भी चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया,
तो इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं और लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी है। थैंक यू।